रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 15 दिल्ली ब्लेक विला में। पलक अपनी जगह से खड़ी हुई और निर्भय को लगभग घूरते हुए बोली, इसलिए लेकर गई थी मैं अपनी बच्ची को, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे हजारों दुश्मन जिनको तुमने मारा है, उनके बाप जिनको तुमने किडनैप किया है, उनके रिश्तेदार, दोस्त, तुम्हारे बिजनेस, ट्राइबल, सब लोग तुम्हारे दुश्मन है। वो बस एक मौका देखकर रहते हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक बेटी के बाप हो तो वो सबसे पहले तुम्हारी बेटी को निशाना बनाएंगे। इसलिए ले गई थी मैं अपनी बेटी को तुमसे, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दुश्मनों से दूर, पर तुम इसे वापस यहीं पर ले आए, और अब एक बार फिर से तुमने इसकी जान खतरे में डाल दी है। आज माहिर घर तक आया, उसने घर में आकर मेरी बेटी को छुआ, उसे ले जाने की कोशिश की। अच्छा हुआ उसने नूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कल को किसी दूसरे इंसान के हाथ मेरी बेटी लग गई तो तुम क्या करोगे? वो बोलते बोलते रोने लगी थी। उसने निर्भय के सीने से लगी नूर की तरफ देखा और करीब आकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फिराते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी है। जब मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी बाप हो, मैंने तब भी सोच लिया था कि यही मेरी फैमिली होगी, और मैं आज भी इसे अपना परिवार मानती हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम मुझे एक बार फिर से अनाथ कर दोगे, फिर से एक बार मेरी जिंदगी खत्म कर दोगे। निर्भय नो मानी। निर्भय चुपचाप था। उसने नूर की तरह देखा जो उसके गले लगे सुकून से थी। उसके दोनों हाथ निर्भय के सीने पर थे और निर्भय उसे सीने से लगाए हुआ था, जैसे वो अपने बाप की धड़कनों को महसूस कर रही थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि निर्भय ने अपनी बेटी के ऊपर से एक हाथ हटाया और पलक को गले लगा लिया। वो निर्भय के सीने से लगी रोने लगी। एक तरफ नूर थी और दूसरी तरफ वो रो रही थी, और निर्भय उन दोनों को लिए खामोश खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना जुबान हिल रही थी। उन तीनों को ऐसे देखकर मितू ने राका की तरफ देखा। वो भी इस पल में मितू को ही देख रहा था। सच में ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता गया। जो चीज पलक नहीं कर पा रही थी वो माहिर ने कर दिखाया था। निर्भय ने ऐसे ही पलक के बालों चुमा और उसे छोड़ दिया, और फिर वापस नूर की तरह देखा। पलक रोते हुए उससे अलग हुई। निर्भय ने मितू की तरफ देखकर कहा, ऊपर ले जाओ। मितू ने नूर को उसके सिर से लिया और फिर पलक का भी हाथ पकड़कर उन दोनों को वहां से ले गई। निर्भय ने राका की तरफ देखा, वो सिर झुकाए खड़ा था। निर्भय ने अपनी गर्दन पर उल्टा हाथ फेरा और काफी भयानक पर ठंडी आवाज में बोला, गार्ड्स को बुलाओ। राका ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ ही देर में सारे गार्ड्स निर्भय के सामने थे। निर्भय अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन सब के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, पहले पलक यहाँ से मेरी बेटी को लेकर चली जाती है, उसके बाद माहिर मकवाना बिना तुम लोगों की परमिशन के तुमसे बचकर ब्लैक विला में चला आता है, और तुम लोग बस सिर झुकाए आकर खड़े हो जाए हो। किस चीज के पैसे मिलते हैं? तुम्हें किस चीज के लिए यहाँ रखा गया है? उसने पीछे जाते हुए दो गार्ड्स का सिर जोर से टकराया था। उन दोनों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया तो निर्भय ने कहा, याद रहे सजा तुम्हारा सैलरी से बड़ी ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। ये आखिरी बार था जब तुम लोगों को किसी चीज के लिए दोबारा वार्निंग दी गई है। अगली बार सबको एक साथ शूट कर दूंगा। उन सब ने हैरानी से सिर उठाकर निर्भय को देखा। निर्भय ने वैसे ही सबको देखते हुए कहा, और आई रियली डोंट केयर कि तुम लोगों के परिवार का क्या होता है, और तुम लोगों के परिवार मेरे कितने बड़े दुश्मन बन के सामने आते हैं, मैं उन्हें भी खत्म करने की ताकत रखता हूँ। गोट इट? सब लोग चुप हो गए। फिर निर्भय ने राका की तरफ देखा और वैसे ही बोला, और तुम्हारी बीवी यहाँ जितना इम्पोर्टेंट काम कर रही है, तुम उतना ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते जा रहे हो। ध्यान रखना तुम्हारी कमजोरी भी मेरी पकड़ में है। रिका कुछ भी नहीं बोल पाया, उसने बस हाँ में सिर हिलाया। और वो तेज आवाज में बोला, अगर मेरी बीवी या बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारा परिवार भी जिंदा नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया और निर्भय एकदम से चिल्लाया, गेट लॉस्ट। सबके सब वहां से निकल गए और बाहर जाते ही राका ने सबसे पहले कैमरा की लोकेशन चेंज की, सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया, और सबको कान और आंखें खुली रखने को कह दिया। वो जानता था अब अगर गलती हुई तो निर्भय के हाथों या तो उन गार्ड के परिवार या वो खुद मारे जाएंगे, और निर्भय को उन सब पर जरा रहम नहीं आएगा। यहाँ निर्भय सीधा अपने कमरे में आया था। पलक नूर को लिए बैठी थी। उसे डर लग रहा था। वो वैसे ही उसे अपने सीने से लगाए हुए थी। नूर ने उसके सीने पर सिर रखा हुआ था और पलक धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपा रही थी। वो किसी सोच में थी कि सच में पता नहीं। मितू भी उसी के पास थी, और जब उसने निर्भय को अंदर आते देखा तो खड़ी होकर बोली, मुझे बात करनी है तुमसे। वो चुपचाप उसे सिर बिहार चली आए। निर्भय ने बिना भाव के उसे देखा तो वो बोली, पलक डिप्रेशन में चली जाएगी।
निर्भय ने आंखें छोटी करके उसे देखा तो वो बोली, जीन्स हालात से वो गुजर रही है। अपनी बेटी को भी संभालना, तुम्हें भी हैंडल करना और तुम्हारे दुश्मनों का डर लगा रहना, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। निर्भय ने गहरी सांस लेकर कहा, तो मैं क्या करूं? मितु उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हारी बच्ची की मां है वो, उसने तुम्हें तुम्हारी औलाद दी है। वो औलाद जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए तुम अभी अभी मेरे हस्बैंड को मुझे करने की धमकी देकर आए हो। सब सुनाई दे रहा था कमरे तक। निर्भय अब भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था और मीतू ने कहा, तुम अब सब कुछ जानते हो कि पलक यहां से क्यों गई थी, और उसके जाने का रीजन फिजूल नहीं था, ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अब तुम ये मान सकते हो कि पलक की कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर अब क्या? अगर वो गलत नहीं थी तो वो सजा क्यों भुगते? तुम उससे प्यार से बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसे बीवी नहीं मानते। उसे एक डर तुमने ये दे दिया है कि 3 महीने बाद तुम उसकी बच्ची से उसे दूर कर दोगे, उसे यहाँ से निकाल दोगे और फिर उसे कभी उसकी बच्ची की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हारे दुश्मनों ने उसकी बेटी के ऊपर खतरा बनाकर एक अलग डर दे दिया है उसे। वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी वो? निर्भय, तुम्हें उसे एक मौका देना ही पड़ेगा। उसने जो कुछ भी किया हो, सब अपनी बच्ची के लिए किया था, और तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तुमने भी बहुत कुछ किया है। शादी के पहले ना सही, शादी के बाद ही सही, तुमने उसका रेप किया है। बिना उसकी परमिशन के उसके साथ तुमने जबरदस्ती की है। उसकी बच्ची को छीनने की धमकियां देकर उसके दिमाग पर गहरा सदमा दिया है। उसे टॉर्चर भी किया है। इन सब के बाद भी वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हुई है, तो तुम्हें भी उसे एक मौका तो देना पड़ेगा। तुम ऐसे जोड़कर झूठ बोलोगे, नूर को क्या बोलोगे कि तुमने उसकी माँ को कैसे निकाल दिया? सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि कि उसकी माँ है उसे जन्म दे, और फिर आगे चलकर हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए और तुम किसी से शादी कर लो। तो क्या वो औरत तुम्हारी बच्ची को पलक जितनी मोहब्बत दे पाएगी? वो खामोश था और मितु इस बार थोड़ा तेज आवाज में बोली, बात कर रही हूं तुमसे। उसने इतना कहा था कि निर्भय ने अपना हाथ उठाकर वैसे ही कहा, शिश शिश, मुझे आदत नहीं किसी के इतनी बकवास करने की। किसी की तेज आवाज खुद पर बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। मुझे किसी के बोल तक पसंद नहीं। अपनी औकात में रहो। मितु बस उसे देखतो रहेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, और निर्भय बिना उसे कुछ और कहे चुपचाप कमरे के अंदर चला आया। अंदर आया तो देखा पलक नूर को लेकर बैठी थी। उसके चेहरे पर अब भी फिक्र दिख रही थी। धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी नजरें अब भी नूर पर टिकी हुई थी और निर्भय ने कहा, बात करनी है मुझे तुमसे। पलक ने एक नजर उसे देखा, फिर नूर की तरफ देखते हुए बोली, सुन रही हूं। वो अब भी वैसे ही थी और निर्भय ने कहा, तुम अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती हो? और पलक बिना नूर से नजरें हटाए बोली, वक्त आया तो तुम्हारी जान भी ले सकती हूं और अपनी जान दे भी सकती हूं। निर्भय के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी मुट्ठियां कस दी और वैसे ही बोला, एक रिश्ते को नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल बीवी की तरह निभा सकती हो? पलक समझ नहीं पाई और निर्भय उसके सामने सोफा पर बैठा और सीरियस टोन में कहने लगा, अक्षर, अगर यहां से भागने की बजाय तुम मुझे बता देती तो शायद मैं इस चीज को कुछ समझ पाता, कुछ हल कर पाता, पर तुमने भागना चुना। तुमने हमेशा नूर को यहां से लेकर जाने की सोची। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच सकते? पलक कुछ भी नहीं बोल पाई और निर्भय वैसे ही बोलता रहा, अगर मैं इसके लिए खतरा हूं तो मैं ही इसकी सिक्योरिटी भी हूं। जब तक ये मेरे साथ रहेगी किसी की हिम्मत नहीं है इसे छूने की। फल जैसे ही तुम इसे मुझसे दूर लेकर जाओगी, मेरे सारे दुश्मनों को एक मौका मिल जाएगा। मुझे कमजोर करने के लिए वो नूर को निशाना बनाएंगे ही बनाएंगे। पलक अब भी चुपचाप थी। उसने एक नज़र नूर को देखा, फिर वापस निर्भय को देखा और निर्भय वैसे ही बोला, मैं मर्डरर भी हूँ, मैं किडनैपर भी हूँ, मेरे दुश्मन भी बहुत सारे हैं, पर यही मेरी जिंदगी है। मेरे बहुत से राज हैं जिससे हर कोई अनजान है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी राज किसी के भी सामने आए। अगर मैंने वो चीज़ तुम्हें नहीं बताई है तो इसका साफ मतलब है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सामने भी वो चीज़ आए। और मैं क्यों बताता तुम्हें कुछ भी? मुझे कौन सा तुम्हें अपने दुश्मनों के पास ले जाकर खड़ा करना है, या तुम्हें बताना है कि मैंने इस इंसान का मर्डर किया या उस इंसान को किडनैप किया? मैंने तुमसे ये चीज़ हमेशा दूर रखी है, तो तुम हम दोनों के बीच में ये चीज़ लाने वाली होती कौन हो? वो डरावना हो गया था। वो ऑरा जो उसके आसपास से निकल रहा था पलक के रोंगटे खड़े कर रहा था। गया वो डरते हुए उसे देख रही थी और निर्भय ने इस बार गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम उन सारी चीजों को इग्नोर करके, उन सारी चीजों को भूलकर एक नॉर्मल वाइफ की तरह बिहेव कर सकती हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं एक फैमिली शुरू करने में।
आगे जाकर मुझे नहीं पता कि जिंदगी क्या मोड़ लेगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से शादी करूंगा या मेरी कोई औलाद होगी, पर हुई है। नूर मेरी जिंदगी में है और मेरी कमजोरी भी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मेरे हिसाब से होता ही जाएगा। कुछ चीज होगी जो मुझे मंजूर नहीं होगी, पर फिर भी वो हो जाएगी, जैसे ये सिचुएशन जो मेरे सामने है। आगे चलकर हो सकता है मैं किसी और से भी शादी करूंगी, तो मैं तुम्हें ही अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ। मैं किसी और को अपनी लाइफ में लाकर नूर की लाइफ खराब नहीं करना चाहता, पर शर्त यह होगी कि तुम इस रिश्ते को नॉर्मली निभाओ, क्योंकि हम दोनों के बीच जितने भी मसले हुए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए हैं। तुम्हारी गलतफहमियां, तुम्हें लगा, तुमने सोचा, तुम्हें ये लगा, तुम्हें वो लगा, सब कुछ इसी में बर्बाद हुआ है। तुमने कभी मुझसे आकर सवाल नहीं किया, तुमने कभी मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। जो भी सोचा वो खुद सोचा और जो फैसले लिए वो खुद लिए, और तुम आज भी पछता रही हो, क्योंकि मुझसे तुम ना आज जीत सकती हो ना आगे कभी। उसकी सारी बातें पलक खामोशी से सुन रही थी, जानती थी निर्भय सही बोल रहा है। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था और निर्भय इस बार खड़े होते हुए बोला, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओगे, बीवी हो बीवी की तरह रहो। जब तुम नॉर्मल रहने लग जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मुझे लगा कि तुम फिर से कोई साजिश कर रही हो, फिर से सिर्फ अपने दिमाग के खेल खेल रही हो, कुछ सोचने लगी हो जो सिर्फ तुम्हारा फायदे का है, मैं उसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मर्डर हूँ, एक और मर्डर करते मेरे हाथ नहीं कान पेंगे। वो इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला और पलक बस उसे देखती रह गई। लास्ट ऑप्शन देकर गया था वो। एक बार फिर वो अपनी बच्ची के प्यार के आगे हार गया था। हमेशा सबको सजा देने वाला, किसी को दूसरा मौका न देने वाला, पलक को हमेशा एक मौका दे देता था, सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से, और एक बार फिर से वो पलक को एक मौका देकर गया था। अब ये पलक पर डिपेंड करता था कि वो इस मौके को अपना पाती है या एक बार फिर से अपने दिमाग को चलकर अपना फायदा देखकर इस मौके को गाँव देती है। दिल्ली ब्लेक विला में निर्भय चला गया था और पलक अभी नूर को देख रही थी, पर ध्यान फिर से उन बातों में ही था। उसने धीरे से नूर से अपना हाथ उठाया और अपने गले में पहने उस मंगलसूत्र को छुआ। वो ड्रेस के नीचे था। निर्भय ने कभी ध्यान नहीं दिया था और शादी के बाद वो इतना क्लोज भी नहीं आए थे, इसीलिए उसे पता नहीं था। पलक ने कभी अपना मंगलसूत्र उतारा ही नहीं था, वो हमेशा उसे पहन के ही रखती थी, बस ड्रेस के नीचे रखती थी। हाँ, वो सिंदूर नहीं लगाती है, पर आज जब निर्भय कह कर गया था तो उसे याद आया था कि उसने सिंदूर लगाना क्यों छोड़ा था। वो क्यों सिंदूर नहीं लगती थी, जबकि उसका हस्बैंड था और वो तो इन सब में बहुत भरोसा रखती थी। पलक ने नूर की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। वो धीरे से उसके पास से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। उसने ड्रॉवर को खोला तो उसके अंदर सिंदूर दानी रखी हुई थी। पलक ने सिंदूर दानी को देखा और फिर धीरे से उसे उठा लिया। आईने में एक नज़र अपने आप को देखा और फिर थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगा लिया। वो खुद को देखते हुए बोली, मैं तो कब से नॉर्मल लाइफ शुरू करना चाहती थी। तुमने दायरे बना रखे थे, मेरे आसपास भी और अपने आसपास भी। अगर तुम पहले ही नॉर्मल जिंदगी शुरू कर चुके होते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, पर जब हुआ तब हुआ। अगर अभी शुरुआत हो रही है तो मैं खुश हूँ, मैं रहना चाहती हूँ इस रास्ते में अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी से अपनी मोहब्बत करने वाले उसके बाप के लिए। कहते हुए उसने वापस आईने में खुद को और खुद के पीछे सो रही नूर को देखने लगी। यहाँ नीचे निर्भय आया ही था और बाहर गाड़ी रुकने के बाद उसे समझ आ गया कि निवेद जी आए हैं, तो उन्हें रिसीव करने वो भी बाहर चला गया। निवेद जी के साथ नियम नहीं था, वो अकेले थे। निर्भय उन्हें अंदर लेकर आया। दोनों साथ में बैठे थे और उनके साथ में पंडित जी भी थे। निवेद जी ने खुश होते हुए कहा, भाई हमें हमारी बच्ची का चेहरा देखने को मिलेगा कि नहीं? लेकर आओ उसे। कहाँ है वो? इतना वक्त हो गया, हमने उसे देखा भी नहीं। कुछ वक्त में तो 1 महीने की हो जाएगी वो। कितने दिन की हो गई है? निर्भय ने उनके पास आते हुए कहा, 15 दिन हो चुके हैं, मैं लेकर आता हूँ उसे। वो जाने को हुआ कि सामने से ही पलक आती दिखी। उसके हाथ में नूर थी, शायद उसने भी गाड़ी रुकने की आवाज सुनी थी। नूर सो रही थी। पलक नीचे आए। निवेद जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने साड़ी या सूट नहीं पहना था, पर कपड़े पूरे पहने थे। मांग में सिंदूर दिख रहा था और गले का मंगलसूत्र भी कपड़ों से बाहर किया हुआ था। निर्भय ने भी ये नोटिस किया और कुछ पहले तक उसके चेहरे को देखता रहा। निवेद जी खड़े हुए और जाकर उसके हाथ में नूर को देखते हुए बोला, कितना नूर है इसके चेहरे पर। निर्भय, तुमने सच में इसका नाम नूर देकर इसके नूर को बढ़ाया है। कितनी प्यारी है, पता है ये बिल्कुल पलक जैसी लगती है, एकदम उसी की तरह।
पंडित जी को नूर का चेहरा देखते हुए बोले, ये देखिए, हमारी पोती को ऐसी दिखती है, भाग्यशाली है। वो मुस्कुराए और फिर निर्भय और पलक दोनों पंडित जी के सामने बैठ गए। तो निवेद जी बोले, पंडित जी कुंडली बनाने आए हैं। नूर के बर्थ का टाइम, डेट सब बताओ इन्हें, ये कुंडली बनाएंगे। निर्भय को कुंडली में बिलीव नहीं था, पर निवेद जी को था, तो वो बताने लगे जो जो पंडित जी पूछ रहे थे, और पंडित जी वैसे ही जोड़कर ग्रहों की दशा देखकर उसकी कुंडली बनाने लगे। कुछ वक्त बाद जब उन्होंने कुंडली तैयार कर ली तो फिर उसे कुंडली को अच्छे से देखकर कहने लगे, आपकी बच्ची की जिंदगी में काफी ऊंचाइयां लिखी है, काफी बड़ा मुकाम हासिल करेगी, खुशनसीब है, जहां भी जाएगी खुशियां लाएगी, पर उनके विवाह में समस्या आ सकती है। फिर कुंडली को देखते हुए कहा, मतलब कुंडली को देखते हुए इनके 2 विवाह होंगे। जैसे ही निर्भय और निवेद जी ने ये सुना, पलक ने उनकी तरफ देख हैरानी से कहा, 2 विवाह मतलब 2 शादी है, क्यों? पंडित जी उसे देखते हुए, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि 2 विवाह कैसे हो सकते हैं। शायद आपकी बच्ची का पहला विवाह टूट जाए या कुछ हो, जिसकी वजह से उन्हें दूसरा विवाह करना पड़े, या फिर वो बोल ही रहे थे कि। निर्भय ने हाथ उठाकर कहा, जस्ट शट अप, कुंडली बनाने आए हैं, कुंडली बनाए और जाए। उन्होंने निर्भय को ऐसे देखा तो मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर माँ बाप भावुक जाते हैं अपने बच्चों के प्रेम पर, ये मैं नहीं, आपकी बच्ची की कुंडली कह रही है, उसके 2 विवाह होंगे। पंडित जी की इस बात पर निर्भय कुछ भी नहीं बोल पाया था। अगर निवेद जी नहीं होते तो शायद हाथ उठा देता। पंडित जी ने निर्भय की तरह देखकर कहा, आपकी कुंडली भी मैंने ही बनाई थी, आपको नहीं पता पर निवेद जी को पता है, और जो जो हमने कहा था वो सब कुछ हुआ है। आपने एक ऊंचाई हासिल की है, एक नाम हासिल किया है। आपके विवाह में और आपके प्रेम में कई समस्याएं लिखी थी, हमें लगता है आपने वो पार की है। ये सुनकर पलक ने निर्भय की तरफ देखा, विवाह में समस्याएं तो बड़ी आई थी और प्रेम का तो अभी तक अता पता ही नहीं था। पलक वैसे ही निर्भय को देखते रही और निर्भय ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, उधर देखो। पलक को हंसी आ गई। उसने अपने मुंह पर तुरंत हाथ रख लिया और पंडित जी वैसे ही बोलने लगे, और हमने ये भी बताया था कि आपकी पहली संतान बेटी होगी और आपको पुत्री ही हुई है। फिर उन्होंने पलक की तरफ देखकर कहा, आपकी कुंडली है? पलक ने ना में सर हिलाकर कहा, मेरे पास नहीं है। वो वैसे ही बोले, तो मैं आपकी भी कुंडली बना देता हूँ, आप अपनी जन्म तिथि और समय बताइए। पलक ने कुछ सोचते हुए उन्हें वो सब कुछ बता दिया, और पंडित जी उसकी कुंडली देखने के बाद बोले, अब लग रहा है आप दोनों सच में दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों की कुंडली के 34 गुण मेल खा रहे हैं। जैसा कि निर्भय की कुंडली में लिखा है, वही आपकी कुंडली में भी लिखा है। विवाह और प्रेम में बहुत समस्याएं आएगी, परंतु मैं आपको आपका प्रेम मिलेगा और विवाहित जीवन सुख में बीतेगा। आपके भाग्य में 4 बच्चे लिखे हैं। पलक ने जैसे ही सुना हैरानी से निर्भय की तरफ हैरानी से उन्हें देखा, और पंडित जी ने कहा, मनुष्य के जीवन में धन उसकी पत्नी के भाग्य का होता है और बच्चे यानी औलाद पति के भाग्य के होते हैं। अगर निर्भय के जीवन में धन अपार है तो वो आपके भाग्य का है, और आपके जीवन में 4 औलाद का सुख है तो वो निर्भय के भाग्य का। पलक कुछ देर शांति से बैठी रही और फिर निर्भय ने कहा, बेटे होंगे या बेटियां? तुम्हें सच में लगता है 4 बच्चे होंगे? पलक ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और निर्भय ने कहा, आपको ये सब करने नहीं बुलाया है। नामकरण की पूजा कब हो सकती है, आप बताइए। कुंडली आपके पास है नूर की। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह कर सकते हैं, मुहूर्त अच्छा है, सूरज पूजन भी हो जाएगा और नामकरण भी हो जाएगा। आपने तो नाम सोच रखा है, पर हमें लगता है कि उसका नाम पी से शुरू होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, बच्ची का नाम पी से रखें। पलक ने कहा, नाम चेंज नहीं होगा, नूर ही रखा जाएगा। पंडित जी ने कहा, नूर भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्षर अ, न और प है। निर्भय पलक दोनों कुछ नहीं बोले। कुछ देर पंडित जी से बातें होती रही। फिर पंडित जी ने कहा, अच्छा फिर आप कल के मुहूर्त पर आ जाइए, हम सारी तैयारी करवा देंगे, बच्चे का नामकरण कल ही करवा देते हैं। गार्ड पंडित जी को छोड़ने चला गया। निवेद जी नूर को थपथपा रहे थे। उन्होंने निर्भय और पलक की तरफ देखते देख, भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मुझे 4 पोता पोती तुमसे ही मिल जाएंगे, नियम के बारे में और बच्चे हो जाएंगे, घर कितना भरा भरा सा लगेगा। निर्भय ने कहा, आज के जमाने में 4 बच्चे किसके होते हैं? मुझे नहीं लगता मैं 4 बच्चों को संभाल सकता हूँ। तो निवेद की पलक की तरफ देखते हुए बोले, इसकी बातों का बुरा मत मानना,
ये तो वैसे ही पहले से प्लान बनाता है, पर कुछ भी इसकी मर्जी से नहीं होता। अब देखो कितनी प्यारी बच्ची मिली है, इसन सोच भी नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि आगे भी तुम्हें बेटियां ही हो। सुना है जिस घर में बेटियां होती है वो घर हमेशा लक्ष्मी के वास से भरा रहता है। पलक मुस्कुराई और बोली, बेटियां हो या बेटा, औलाद औलाद होती है, जिन्हें माँ बाप से और माँ बाप को उनसे लगाव होता है। तो निवेद जी ने कहा, क्या तुम भी ऐसी ही सोच रखती हो कि आज के जमाने में 4 बच्चे नहीं होने चाहिए? ये तो वक्त बताएगा। वैसे भी बच्चे कितने भी हो, परिवार बच्चों से ही भरा भरा लगता है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। निर्भय उनकी बातें सुन रहा था। वो एकदम से पलटकर बोला, तो 1 डज़न बच्चे कर लेते हैं ना, क्रिकेट टीम और अंपायर दोनों आ जाएंगे। निवेद जी फिर से बोले, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो, जब उसे दिक्कत नहीं है? निर्भय कुछ भी नहीं बोल पाया, चुपचाप वहां से चला गया। पे दोनों हंस दिए। निवेद जी ने नूर को देखते हुए कहा, ये सच में तुम्हारी तरह दिखती है, बड़ी होगी तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि पलक कौन है और नूर कौन है। उन्होंने अभी ये कहा ही था कि नूर उठ गई। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। वो उठ गई थी। पलक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, और अब आपको ये आपके बेटे जैसी लगेगी। नूर आंखें खोलकर निवेद जी देख रही थी और निवेद जी उसको। वो हैरानी से बोले, इसकी आंखें तो निर्भय जैसी है, बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। पलक मुस्कुराई और बोली, जी बिल्कुल, जब तक इसकी आंखें बंद रहती है बिल्कुल माँ जैसी लगती है, आंखें खोलते ही बाप की शक्ल आ जाती है। उन्होंने नूर को पलक की गोद में देते हुए कहा, उठ चुकी है तो अब इसे अच्छे से रेडी कर दो। बच्चा जितना अच्छा तैयार होकर स्वच्छ रहता है उतना ही ग्रो करता है, और अब मैं चलता हूँ। वो कहकर खड़े हुए तो पलक एकदम बोली, कल तक आप यही क्यों नहीं रुक जाते? बाद में चले जाएगा और मुझे बहुत से मेहमानों को न्योता देना है, जिन्हें बुलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम नूर का ख्याल रखना। फिर वो खुद से ही बोली, निर्भय के भाई बहन, उसके दादाजी, उसके चाचा चाची, अगर उसका इतना बड़ा परिवार था तो उसके पापा नियम और वो अकेले क्यों रहते थे? ये क्या हो रहा था? अगर उसके सौतेले भाई बहन थे तो वो निर्भय के साथ क्यों नहीं रहते थे? पर उसने कुछ भी नहीं पूछा। वो चुपचाप बस नूर को थपथपाने लगी। पर वो उठ चुकी थी। दिल्ली ब्लेक विला में रात हो चुकी थी। नूर सो चुकी थी। पलक फ्रेश होकर नहाकर बिहार आए। निर्भय कुछ देर स्टडी रूम में गया था किसी काम से। जब वो वापस आया और उसने पलक को ऐसे देखा तो वैसे ही बिना किसी भाव के बोला, मैंने तुमसे कल भी मना किया था इसे पहनने को, तुमने फिर से पहन लिया। पलक ने अपने आप को देखा। वो नाइट गाउन में थी और आज ब्लैक कलर का था। उसमें वो सच में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, सच में मेरे कपड़े लूज हो गए हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें सेड्यूस करने का, वो तुम वैसे भी हो ही जाते हो। मुझे कपड़े चाहिए, कल मुझे शॉपिंग पर जाना है। निर्भय ने भी वैसे ही कहा, मेरी बेटी को लेकर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कंपनी आ जाओ, कंपनी में नया स्टॉक आया है, मॉडल के लिए देख लेना। पलक उसे घूरती रही, बोलती क्या समझ में नहीं आया। वो चुपचाप जाकर एक तरफ नूर के पास लेट गई और निर्भय दूसरी तरफ। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। पूछना चाहती थी निर्भय से कि उसका परिवार इतना बड़ा है तो अलग क्यों रहता है, पर नहीं पूछा। अगली सुबह जब पलक की आंखें खुली तो नजारा काफी खूबसूरत था। नूर से गले लगाए सो रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उसने अपनी माँ को पकड़ रखा था। अब उसने करवट लेना सीख लिया था। पलक ने प्यार से उसे देखा, झुक कर उसके माथे को चूमा, फिर उसे ठीक से सुलाए हुए उसके आसपास पिलो रखे। वो नूर का सिर ज्यादातर बांधे रखती थी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लगती थी। वो उठी, फ्रेश हुई, हल्के से कपड़े निकालकर पहने और गीला कपड़ा लेकर और नूर को रेडी करने का सामान लेकर आ गई। वो उठ चुकी थी तो पलक ने उसे अच्छे से साफ करके कपड़े पहना दिए और ऐसे ही उसे कपड़े में लपेटकर उसके माथे पर वो छोटी सी कैप पहनकर उसे वापस निर्भय के पास लेटाकर बाहर चली गई। पलक को पता था कि वो नींद में भी चौकन्ना रहता था कि नूर को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पलक के साथ ही रातों को कई बार उठता था नूर के लिए। तो पलक इतना तो जानती थी कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे कुछ नहीं होने देगा। वो नीचे चली आए। नीचे मितू के सिर मिलकर उसने नाश्ता बनाया और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया। दोनों नाश्ता करने बैठी तो मितू ने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है। पलक ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोली, बुरा मत मानना मेरी बातों का, बस समझने की कोशिश कर। निर्भय को डिवोर्स दे दे। पलक ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, एक बच्चे पर तेरी दुनिया कायम नहीं है। वो इंसान नूर के नाम पर तुझसे सब कुछ करवा रहा है, तुझे टॉर्चर कर रहा है, सदमे दे रहा है।
तुझे डिप्रेशन में भेजने की तैयारी कर रहा है। तू छोड़ दे उसे, बच्ची को कुछ नहीं है। कोर्ट से डिमांड करेगी तो नूर तेरे पास भी रह सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुझे तेरी बेटी से मिलने ही ना दे। भूल जा, तू यहाँ रहेगी तो वो बस तुझे टॉर्चर करता रहेगा और इस चीज का तेरी बेटी पर भी बहुत बुरा असर होगा। इससे अच्छा है तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। कुछ वक्त नूर तेरे पास रहेगी, कुछ वक्त उसके पास, और वो खुश रहेगी। मितू ये सब बोल ही रही थी कि पलक ने सिर उठाकर कहा, पर मैं डिवोर्स नहीं चाहती। मितू उसे देखने लगी तो वो बोली, मैं यही रहूंगी। ये एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे झगड़े हमारी बेटी के सामने कभी भी आएंगे, या हम दोनों आने देंगे, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को ये महसूस हो कि मैं उसके लिए एक परफेक्ट फैमिली क्यों नहीं बन पाए। जब वो बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, बच्चों के पेरेंट्स को देखेगी, उनको साथ में खुश देखेगी, तो एक परफेक्ट फैमिली की इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी। फिर वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगेगी कि उसके मॉम डैड बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं, वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल फैमिली में क्यों नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे किसी भी ट्रॉमा को झेले। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रहूंगी, उसके बाप के पास रहूंगी ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिले। वैसे भी मुझे क्या ही मतलब है, मैं अगर वहां अलग रहती भी हूं तो मेरी बच्ची मुझसे कुछ वक्त के लिए ही सही आंखों से दूर तो होगी ना। और मैं नूर को हमेशा अपनी आंखों के सामने चाहती हूं, भले उसके साथ मुझे उसके बाप को ही क्यों ना देखना पड़े। और पीछे से आ रहे हैं। निर्भय ने ये सुना, वो जाकर खामोशी से सीट पर बैठा। पलक ने उसके पास नूर को नहीं देखा तो तुरंत बोली, नूर कहाँ है, तुम लेकर नहीं आए उसे। वो वैसे ही आराम से बोला, सो रही थी, लेकर आता तो उठ जाती, अब सेंसेशन फील करने लगी है। पलक वैसे ही खड़ी होते हुए कहा, पर अकेले नहीं छोड़ना था ना, गिर जाएगी, नौकर भी नहीं है वहां पर, ऐसे अकेले नहीं छोड़ते बच्चों को, मैं लेकर आती हूँ। और वो इतना बोलकर कमरे में चली गई। अब वहां पर सिर्फ निर्भय और मितू अकेले थे। निर्भय ने अपनी प्लेट सीधी की और उसमें खाना निकलते हुए बेहद ठंडे लहजे में बिना मितू की तरफ देख कहने लगा, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, नाउ यू माई लीव, तुम्हें ब्लैक वाला से जाना चाहिए। मितू ने उसे हैरानी से उसे देखा, उसने फोन पर कुछ टाइप किया और कुछ ही सेकंड बाद राका वहां मौजूद था। निर्भय ने उसे देखा और बड़े आराम से बोला, तुम अपनी बीवी को ले जा सकते हो, वो आजाद है, उसकी पेमेंट पहुंचा दी जाएगी। वो खाना खाने लगा और मितू बस देखती रह गई। उसकी आंख से पहली बार निर्भय की वजह से एक कतरा आंसू बहा था। ये क्या था? वो इंसान सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। जब उसका मन हुआ वो मितू को ले आया और जब उसका काम खत्म हो गया तो वो उसे निकाल रहा था, बिना उससे कुछ पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने। मितू तो खाना खा रही थी। वो खाना खाते खाते ही खड़ी हो गई और राका की तरफ देखकर बोली, मुझे घर जाना है, चले। वो जानता मितू क्या फील कर रही होगी। उसने चुपचाप मितू का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। यहाँ पलक नूर को लेकर आई और मितू को वहां नहीं देखा तो बोली, मितू कहाँ चली गई? खाना भी अभी यहीं पर रखा है। निर्भय ने वैसे ही खाना खाते हुए कहा, उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, कल जाना पड़ा, बोल कर गई है, अब केस आने लगे हैं तो अपने घर पर ही रहेगी, बाद में तुमसे कॉल पर बात कर लेगी। पलक को ये बात सच लगी क्योंकि मितू अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। उसने बस ऐसे ही सिर हिला दिया और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। कुछ देर में नौकर सामान लेकर आ चुके थे। पलक और नूर दोनों को तैयार किया गया क्योंकि 2 घंटे बाद उसके नामकरण और सूरज पूजन की रस्म होने वाली थी। निर्भय के घर के सारे लोग धीरे धीरे आने लगे थे। निवेद जी और नियम भी यहीं पर थे। मेहमानों के आने की बात पंडित जी भी आ चुके थे और पलक भी। आज बहुत दिनों बाद वो साड़ी में आई थी। उसने क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, रेड कलर की बड़ी सी लेस के साथ, जिसका ब्लाउज भी रेड कलर में था। वो काफी प्यारी लग रही थी पूरे सिंगर के साथ। वो नूर को अपनी गोद में लिए निर्भय के साथ पूजा के लिए बैठी थी। वहां पर सारी रस्में होने के बाद छोटी सी नूर के पैरों में पायल भी पहना दी गई। वो अंगूठी जो उसके हाथ के लिए बहुए बड़ी थी वो भी पहना दी गई। हाथों में नजर टे गजरे पहनाए गए। उसका नामकरण किया गया। पहली बार उसका मुंडन भी किया गया था। उसके सिर से सारे बाल निकाल दिए गए थे और वो काफी क्यूट लग रही थी। वो रोई भी बहुत थी और निर्भय ने मना भी किया था कि क्यों निकलवाने, बच्ची है, लड़का तो है नहीं कि जरूरी है, पर फिर भी निवेद जी ने निकलवा दिए, ये कहकर कि अब जो बाल आएंगे वो और अच्छे आएंगे और अब नहीं निकालेंगे। और वो अपने फादर के सामने वो कुछ भी नहीं बोला। सारी रस्में होते होते शाम हो चुकी थी। पंडित जी को और ब्राह्मणों को खाना भी खिलाया गया था, नूर के लिए। फिर बाद में सबको खाना खिलाने के बाद, सारे ब्राह्मण को भिक्षा देने के बाद, पंडित जी को तोहफा देने के बाद, मेहमानों में गिफ्ट बांटने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था।
पलक को आज शॉपिंग के लिए जाना था पर वो भूल ही गई थी कि आज नामकरण की रस्म थी। शाम को निर्भय पलक और नूर को लेकर वहां के स्लम एरिया में आ चुका था। जो बच्चे थे उनके पढ़ाई की चीजें, खाना, कपड़े, जरूरत का सामाना, बहुत कुछ बांटा था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बेटी और उस खुशी की खुशी में वो ये खुशी दुनिया में बांट रहा था। वहां पर भी 2-3 घंटे बीत चुके थे। अब तो रात होने को आई थी और वो घर आ चुका था। आज काफी थक जाने की वजह से पलक आते ही सो चुकी थी। पहली बार ये हुआ था कि जब नूर रोई तो उसकी आंखें नहीं खुली। निर्भय ने एक नजर पलक को देखा। उसने गोद में नूर को उठाया। वो रो रही थी भूख की वजह से। पलक इतनी थक गई थी कि शायद गहरी नींद में थी। निर्भय ने नूर को अपनी गोद में लेटाया और फिर पलक के थोड़ा करीब आकर उसके कंधे को दबाते हुए बोला, पलक उठ, पलक उठो, नूर को भूख लगी है। पलक एकदम से घबराकर उठी। नूर को रोते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी गोद में ले लिया और उसे फीड करने लगी। पर वो नींद में थी, आंखें बंद हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर ही जाएगी। उसे ऐसे देखकर निर्भय उसके पीछे उसकी पीठ से लेकर बैठ गया। पलक ने महसूस किया तो उससे टेकलाकर वो बैठे बैठे सो गई। कुछ देर बाद जब निर्भय को महसूस हुआ कि अब शायद नूर सो चुकी होगी तो उसने पलक को धीरे से लिटाया और उसकी गोद से नूर को लेकर उसे भी अपने पास लेटाकर वापस सो गया। अगली आंख पलक की तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उसे याद ही नहीं था कि उसने उठकर नूर को फिट कब कराया था। पर सुबह जब वो उठी तो नूर उससे भी पहले उठ चुकी थी। वो अपने हाथ पैर इधर उधर मार रही थी और अभी अभी यानी कल ही उसके बाल निकाले थे, इसलिए वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। पलक ने उसे थोड़ा करीब किया और उसके हाथों को चूमते हुए बोली, माय क्यूटी पाई। और उसने ऐसे ही गालों पर एक गली सी पप्पी दी और हल्के से उसके गालों को बाइट किया तो वो एकदम से चिल्लाई, जैसे कह रही हो मत करो। पलक ने हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए बोला, बाप रे, ना तो तुम मुस्कुराना सखी हो ना बोलना सीखी हो और चिल्लाना अभी से सीख लिया। बिल्कुल अपने बाप की तरह। उसने सो रहे निर्भय की तरफ देखा जो नींद में था। वो मुस्कुराई और उठकर नहाने चली गई। हमेशा की तरह उसने आकर नूर को भी रेडी किया और आज उसे शॉपिंग पर जाना था, इसलिए उसने निर्भय को भी उठा दिया था। इस बीच पलक ने काफी बार मितू को कॉल ट्राई किया था पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उसे फिक्र हो रही थी, अगर मितू गई थी तो कॉल क्यों नहीं कर रही थी। पर कहीं ना कहीं उसे ये भी था कि शायद इतने टाइम बाद वो हॉस्पिटल गई है तो अचानक उसका काम बढ़ गया होगा, इसीलिए शायद वो ना कॉल कर रही है ना उठा रही। दिल्ली ब्लेक विला। राका अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था। पलक ने जब उससे पूछा कि मितू कहाँ है तो उसने कह दिया कि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है और काफी बिजी है। पलक ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो निर्भय के साथ कंपनी आई थी। इतने टाइम बाद अपनी कंपनी में आकर भी उसे पहले जैसे ही फीलिंग आ रही थी। पर आज उसके हाथ में उसकी बच्ची थी जिसको उसने अच्छे से कवर कर रखा था। ये बात अब तक कहीं पर भी रिवील नहीं की गई थी कि पलक ने बच्चे को जन्म दे दिया है, पर आज कुछ मीडिया ने उन्हें नोटिस किया। बहुत से लोग पलक के बाहर आने के इंतजार में थे और अब जब ऑफिशियली निर्भय के साथ वो बाहर निकली थी अपनी बच्ची को लेकर तो पेपराजी में एक अलग ही धूम मची पड़ी थी। सोशल मीडिया पर पलक और निर्भय की वो फोटोज वायरल अभी से होने लगी थी जिनमें वो बच्ची उनके हाथ में थी। चेहरा देखना नामुमकिन ही था क्योंकि उसे पूरी तरह कवर कर रखा था। कुछ फोटोज में निर्भय ने उसे गोद में ले रखा था तो कुछ में पलक ने, और सच में ये फोटोज भी काफी प्यारी आई थी। यहाँ जब पलक आकर अपने केबिन में बैठी बच्ची को लेकर, क्योंकि बाहर सब उसे परेशान कर रहे थे, बेबी को दिखाओ, क्यूट है, इधर ना उधर लो। पलक को उन सबसे इरिटेशन हो रही थी। वो अभी अपनी बच्ची को सबको नहीं दिखाना चाहती थी। अगर उसे शॉपिंग न करनी होती तो वो उसको लेकर भी नहीं आती। वो घर पर ही शॉपिंग कर सकती थी, पर पता नहीं उसने क्यों सोचा कि उसे बाहर निकलना चाहिए और यहाँ आकर फंस गई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद में बोली, जब तक शॉपिंग कर रही हूँ नूर को निर्भय को देखकर आना पड़ेगा, वरना ये लोग ना तो मुझे चैन से शॉपिंग करने देंगे ना मेरी बच्ची को सोने देंगे। वो खड़ी हो गई और निर्भय के कैबिन में चल दी। पहली बार ये हुआ था कि कोई बेधड़क निर्भय के केबिन में आया था और अंदर क्लाइंट्स भी बैठे थे। पलक में एक नज़र उन क्लाइंट को देखा, फिर निर्भय की तरफ देखा जो शांत नजरों से उसे देख रहा था। पलक को लगा उसने कोई गलती कर दी, पर निर्भय ने अपने हाथ के इशारे से उसे अंदर आने को कहा। पलक ने आकर नूर को उसकी गोद में लेटाते हुए कहा, इसे थोड़ी देर संभाल लो, फिर मैं घर जा रही हूँ। पलक वहां से चली गई। वो कैबिन में आए तो देखा सिर्फ और सिर्फ वो सेल्समैन थे जो उसके कपड़े लेकर आए थे। बाकी सब जा चुके थे। वो फ्री हो चुकी थी और आराम से उन सारे कपड़ों को, उन ड्रेस को ट्राई करने लगी थी और अचानक उसे किसी चीज की बदबू आई।
पर वो उस चीज को इग्नोर करते हो बाथरूम में चली गई। कुछ दिन बाद वो एक प्रेस पहनकर बाहर आए। रूम लॉक हो चुका था और रूम में धुआं भरता जा रहा था। वो हैरानी से इधर चधश देखने लगी। एक वायर जल रहा था और उससे पर्दों में आग लग चुकी थी, जो अब कमरे में फैल रही थी। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यहाँ निर्भय अपने केबिन में था। उसने नूर को अभी अभी सोफा पर लेटाया था। वो अभी उसे थपथपाते हुए क्लाइंट्स की बात ही सुन रहा था कि अचानक फायर अलार्म एक्टिव हो गया। उसने एकदम से खड़े होते हुए नूर को गोद में लिया और क्लाइंट्स के साथ और तुरंत केबिन से बाहर निकाला और सीधा लॉबी में आया। वो रहा आते ही बोला, फायर अलार्म कैसे बजा? कहाँ आग लगी है? उसने नूर को अच्छे से ले रखा था और दैनिक में भी भागकर वहां पर आया। निर्भय ने उसे देखते हुए पूछा, आग कौन से हिस्से में लगी है? कितनी बड़ी है? दैनिक ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं सर, यहाँ वहां तो देख लिया, इस फ्लोर पर तो नहीं लगी है। नीचे लगी है शायद, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। सब लोगों को ऑफिस से बाहर निकलना है। प्लीज जाइए और ध्यान रहे कोई भी लिफ्ट का यूज ना करें। निर्भय का कैबिन टॉप फ्लोर पर था और नीचे आते जाते करीब 15 मिनट लग गए थे। वो लोग नीचे आए तो देखा गार्ड्स और उनकी टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी थी। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी क्योंकि नीचे का एक फ्लो आग से ज्यादा बर्बाद हो चुका था। पर ये आग लगी कैसे? निर्भय नीचे आते हुए चिल्लाया, सब बाहर निकल चुके हैं, कोई अंदर तो नहीं है। और इतने में एक गार्ड ने भागते हुए आकर कहा, सर आप सब प्लीज बाहर निकल जाइए। जितने भी लोग अंदर हैं उन सबको हम निकल चुके हैं, बस पलक मैम बची है, हम उन्हें भी। जैसे ही निर्भय ने ये सुना एकदम से बोला, कहाँ है वो क्यों अंदर है अब तक? और उस गार्ड ने वैसे ही कहा, आग उनके कैबिन से ही शुरू हुई है सर, और यहाँ के सिक्योरिटी की वजह से जैसे ही केबिन में आग लगी कमरा पूरा लॉक हो चुका है, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, हमें तोड़ने पड़ेंगे। ये सुनते ही उसने नूर को तुरंत दैनिक के हाथ में देते हुए कहा, ख्याल रखना इसका, और वो उस तरफ भागा। गार्डन जोर से चिल्लाया, सर वहां आग गहरी है, आप वहां मत जाइए। वो भी निर्भय के पीछे भागा था और रहा। जैसे ही पलक के कैबिन के पास आकर देखा तो केबिन के आसपास दूसरे का शोपीस, पर्दे, दीवार पर भी आग लग चुकी थी। वो तुरंत पलक की केबिन के पास आया। उसके केबिन के उस ग्लास वॉल के पास उसने हाथ मारा और इधर उधर देखने लगा। अचानक नजर पलक पर चली गई जो इधर उधर देख रही थी। हैरान सी उसने शायद कपड़े ट्राई करने के लिए पहने थे। वो व्हाइट एंकल लेंथ स्कर्ट और उसके ऊपर वैसा ही व्हाइट कलर का टैंक टॉप पहने हुए थी जो धुएं से लगभग खराब हो चुके थे। बाल खुले थे और अब चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वो परेशान, हैरान और डरी हुई इधर उधर शायद निकालने का रास्ता ही ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नजर कांच की दीवाली के उस तरफ खड़े निर्भय पर चली गई। तुरंत भागकर उसे तरफ आई पर एक आग का भड़का हुआ। वो पीछे रह गई। वो फिर से खड़ी होकर उस ग्लास वॉल के पास आई और ग्लास वॉल पर हाथ रखे। निर्भय को महसूस हुआ उसके हाथों में खून था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद बचने और भागने के चक्कर में पलक को चोटें आ गई थी। निर्भय के खुद के चेहरे पर इस वक्त बेचैनी थी। वो बस हड़बड़ाया हुआ था पलक को निकालने के लिए। निर्भय ने ग्लास वॉल को ऊपर से नीचे तक देखा। वो पलक को ही देख रहा था और बस एक ही धुन थी कि वो उसे यहां से निकले कैसे। उसने जोर से उसे दीवार पर मुक्का मारा, पर यह दीवार मजबूत थी तो ये ऐसे कैसे टूट जाती। निर्भय ने इधर उधर देखा और वहां पर रखी चेयर उठाकर जोर से उस ग्लास वॉल पर मारी। वो नहीं टूटी। निर्भय ने 3-4 उस चेयर को उस वॉल पर मारा था और आखिरकार वो टूट चुकी थी। उसके टूटते ही वो एकदम से पलक के पास आया और कंचों को अपने हाथ से ही मुक्का मारकर हटते हुए पलक को अपने करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। गार्ड्स ने उन दोनों को देखा तो तुरंत दोनों को खींचकर आग लगे प्लेस से दूर ले आए। पलक अब भी निर्भय के सीने से लगी हुई थी और निर्भय ने कसके उसे अपनी बाहों में भर रखा था। उसका खुद का चेहरा पसीने से भीग गया था। समझ ही नहीं आया ये अचानक क्या हुआ था। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी उसे एक साथ महसूस हुई थी। इतना डर उसे एक साथ महसूस हुआ था। वो पलक को गले लगाया ही इधर उधर आग की लपटों को देख रहा था। अगर आज सच में पलक को कुछ हो जाता तो क्या करता वो। और अचानक जैसे ही ये ख्याल आया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी नजरें नीचे करके पलक को देखने लगा। ये क्या हुआ था और एकाएक उसे ये किस चीज का एहसास हुआ था। जब नूर गायब हुई थी तब भी उसे इतना डर नहीं लगा था, तब भी उसे इतनी बेचैनी नहीं हुई थी, इतनी घबराहट नहीं हुई, फिर आज कैसे। वो हैरान था, सदमे में था। उसे लगता वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से करता है, पर आज उस सच जानकर हैरानी हुई थी। वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी से करता था।
दिल जोरों से धड़क रहा था और बस पल पल उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने तो नहीं सोचा था। वो तो अपने बच्ची से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, तो फिर पलक से मोहब्बत ये कब हुई? क्या तब जब पलक उसकी जिंदगी में आए? क्या तब जब पलक ने उससे शादी की? क्या तब पलक ने उसे नूर को दिया? अगर नहीं तो ये कौन सा पल था जब उसे पलक से मोहब्बत हो गई थी? और आज इतना बड़ा एहसास क्यों हो रहा था, वो भी यहाँ इस आग की उन बड़ी बड़ी उठाती लापतों के बीच? एन में निर्भय अब भी पलक को गले लगाए खड़ा था और पलक उससे लगी हुई थी। उसने एकदम से निर्भय को अलग किया और इधर उधर देखते हुए बोली, नूर कहाँ है? वो तुम्हारे पास छोड़ा था उसे, वो आग में तो नहीं? वो एकदम से वापस भागने को हुई थी। निर्भय ने तुरंत वापस उसका हाथ खींचकर उसे गले लगाते हुए कहा, वो दैनिक के पास है। और उसने देखा पलक को चोट लगी थी। उस भगदड़ की वजह से कुछ जगहों से वो जल भी चुकी थी। निर्भय ने उसे गोद में उठा लिया और लेकर वापस अपने केबिन में आया। यहाँ पर आग बुझा दी गई थी। 3 केबिन पूरी तरह जल चुके थे, पर इससे ज्यादा नुकसान होने से पहले ही फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया था और आग बुझा दी गई थी। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया था। जितने भी एम्प्लॉइज को चोट आई थी उनका भी इलाज हो रहा था और पलक का डॉक्टर अलग से इलाज कर रहे थे। कहीं कहीं पर वो जल चुकी थी। हाथ में भगदड़ के चक्कर में पता नहीं कहां से उसने चोट लगा ली थी। पैरों में भी उसके चोट आई थी और कपड़े जो वाइट थे पूरी तरह धुएं से काले हो चुके थे। बाल बिखरे हुए थे और शक्ल रोने की वजह से अजीब सी हो गई थी। वो डॉक्टर के सामने चुपचाप बैठी थी और निर्भय नूर को लिए बैठा था। उसने नूर को अपने गले लगाए रखा था और वो बस अपनी सोच में ही गुम था। क्या हो रहा था उसके साथ? ये कैसी चीज महसूस हो रही थी उसे? पलक से नजरें नहीं हट रही थी उसकी। उसे इस हालत में देखकर बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों, बस मन कर रहा था किसी को मार दे। उसे पलक इस हालत में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने हमेशा पलक को अच्छी हालत में देखा था, तैयार देखा था। रोते पहले भी देखा था, पर वो खुद की वजह से देखा था। आज उसे ऐसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने पलक का इलाज किया और खड़े होते हुए बोले, मिस्टर नोमानी, आपकी वाइफ ठीक है, दवाई मैंने दे दी है, घाव ठीक हो जाएंगे। ओके। उसने हाँ में सिर हिलाया और दैनिक डॉक्टर को लेकर चला गया। पलक ने गहरी सांस ली और नूर की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। निर्भय ने हाँ में सर हिलाया और उससे उठने का इशारा किया। पलक खड़ी हुई तो निर्भय ने खुद उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकाल गया। उसने एक हाथ में अच्छे से नूर को संभाल रखा था और दूसरा हाथ पलक के हाथों में था। वो उसे लेकर वहां से निकलते हुए दैनिक से बोला, आज जो कुछ भी हुआ है उसका एक्सप्लेन चाहिए मुझे। आग कैसे लगी? कहाँ से लगी? क्या हुआ सब कुछ? सीसीटीवी फुटेज भी? पलक हैरानी से बोली, पर तुम क्यों चल रहे हो? मैं चली जाऊंगी ना नूर को लेकर। निर्भय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हालत है तुम्हारी, तुम जाकर सो जाओगी, दवाई ली है तुमने, नूर का ख्याल कौन रखेगा? पलक ने गहरी सांस ली और बोली, मितू थी तो संभाल रही थी, इस बंदी को एक बार कॉल करने का तक ख्याल नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। और यहाँ नीतू जो अपने हॉस्पिटल में थी, अभी अभी डिलीवरी केस को सॉल्व करके वो आकर बैठी ही थी और न्यूज देखी एन के 3 केबिन में आग लगी थी, जिसमें निर्भय नोमानी की वाइफ को भी होम किया था। मितू ने जैसे ही ये सुना एकदम से अपनी चेयर से खड़ी हुई। वो एकदम से बड़बड़ाए, पलक और नूर ठीक तो है ना? और उसने पलक को कॉल लगाया, पर उसका फोन उस आग में जल चुका था। कैसे ही फोन उठता? पलक ठीक थी या नहीं उसे पता नहीं था, पर उसे पहचानी हो रही थी। उसने तुरंत राका को कॉल लगाया और पलक के बारे में पूछा तो राका ने उसे बताया कि बस छोटी मोटी चोटें आई है, निर्भय उसे लेकर घर जा रहा है। ये सुनकर मितू ने कहीं गहरी सांस ली, पर उसे पलक को देखना था, बेचैनी हो रही थी। यहाँ निर्भय पलक को लेकर घर आया तो सबसे पहले पलक ने आकर अपने कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुई और जाकर सीधा बेड पर लेट गई। निर्भय ने नूर को उसके पास ही लेटा दिया क्योंकि वो अभी सो ही रही थी, उठी नहीं थी, और खुश सामने सोफे पर बैठ गया। पलक की जरा हिम्मत नहीं थी कि वो निर्भय से पूछ ले कि वो क्यों यहाँ वहां मंडरा रहा है, क्या हुआ है, अपना काम क्यों नहीं कर रहा और उसके पीछे क्यों लगा हुआ है। वो बस सो गई थी और निर्भय सोफा पर बैठा ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। वो खुद में ही बोला, निर्भय नोमानी, प्यार नाम की चीज में तो तुम्हें कभी यकीन ही नहीं था। तुमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। तुम सोचते थे औरत सिर्फ घर तोड़ सकती है, फिर ये लड़की क्यों खास हो रही है? मेरी औलाद की माँ है इसलिए। उसने एक नज़र नूर को देखा और अपने ही सोच को लगाम देते हुए बोला, नहीं,
अपनी औलाद की माँ है इसलिए मोहब्बत होती तो अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती। ये तो औलाद से ज्यादा खास हो गई है। क्यों? आज इसे तकलीफ में देखकर इतनी तकलीफ क्यों हुई? वहां आग लगे उस बंद कमरे में उसे देखकर जान हलक तक क्यों आ गई थी? क्यों लगा जैसे वो नहीं मेरी जान खतरे में है, मैं उसे नहीं खुद को बचा रहा हूं? क्या सच में मैं पलक से? बोलते बोलते वो रुक गया। वो खड़ा हुआ और ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। वो निर्भय नोमानी था। वह निर्भय नोमानी तो हर एक के दिमाग के साथ खेलता था। आज उसका दिल उसके दिमाग से खेल रहा था और उसका दिमाग दिल से हार भी रहा था। वो ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए उन तस्वीरों को देख रहा था। पलक की, उसकी तस्वीर, शादी की फोटो। उस तस्वीर को देखते हुए वो बोलने लगा, पर मोहब्बत हुई कब? तुमसे तो मैंने हमेशा नफरत ही की है। तुम्हें बस एक खेल ही चुना है, एक मोहरा मना है। मोहरे से भला कौन मोहब्बत करता है? कब हुआ ये? क्यों इतनी खास हो गई तुम? वो तस्वीर को देखता रहा और फिर चुपचाप जाकर पलक के पास लेट गया। उसने पीछे से पलक को बाहों में भरा और बस लेटा रहा। सुकून मिल रहा था कि पलक ठीक थी, उसकी बाहों में थी और यहाँ पलक के आगे नूर ने पलक को गले लगा रखा था, बिल्कुल अपने बाप की तरह। उसे पता नहीं चला वो कब सो गया। और सीधा रात को पलक आंख खुली थी और आंख खुली तो चेहरे पर स्माइल कम हैरानी ज्यादा थी। एक तरफ से बाप और दूसरी तरफ से बेटी ने उसे गले लगा रखा था। पलक ने पीछे की तरफ सिर करते हुए निर्भय को देखा और फिर आगे की तरफ नूर को देखा। वो मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और उसे किस किया। नूर नींद में ही चमकी। आज पहली बार उसने इतनी लंबी नींद ली थी। वो दिन में उठी नहीं, शायद अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। पर पलक के किस करते ही वो रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर निर्भय की भी आंख खुल गई। उसने नींद में ही पलक के ऊपर से अपना हाथ हटाया और अपनी आंखें मलते हुए बोला, पलक नूर रो रही है, उठ जाओ। पलक उठकर बैठी और बोली, हाँ, इसे मेरा किस करना पसंद जो नहीं। वो उठकर बैठी और नूर को हाथ में लिया और उसकी नाक से अपनी नाक टकराते हुए बोली, मैं सगी माँ हूं तुम्हारी, सौतेली नहीं। मेरे करीब आते ही रोने लगती हो। और नूर एक बार फिर रोने लगी। निर्भक्ष को उसकी बातें सुनाई नहीं दी, बस नूर की रोने की आवाज आ रही थी और वो नींद में ही बोला, जाने दो ना यार, रो रही है तो क्यों रुला रही हो? पलक ने एक नजर उसे देखा और नूर को निर्भय के पास लेटा कर खुद खड़ी हो गई। उसे फ्रेश होना था तो वो फ्रेश होने चली गई। यहाँ नूर उठ चुकी थी तो अपने हाथ पैर चलने लगी। निर्भय सो रहा था और नूर उसे सोने दे, नामुमकिन। वो अपने छोटे छोटे हाथों बाप के चेहरे को छूने लगी। छोटे छोटे हाथों के नाखून काफी बड़े बड़े हो रहे थे जो चुभ रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, पर रो नहीं रही थी। निर्भय ने प्यार से उसके गालों को, उसके माथे को चुमा, फिर उसके हाथ को भी चुम्मा, पर वो रोई नहीं। वो मुस्कुरा दिया और ऐसे ही अपनी बेटी को देखने लगा। इसे देखकर सुकून आ चुका था। जो बेचैनी थी दिल की किसी एक कोने में कहीं दफन हो गई थी। पलक जब फ्रेश होकर बाहर आई और उन दोनों को ऐसे देखा तो हैरान रह गई। जब वो नूर को ऐसे किस करती थी तो वो रोने लगती थी और निर्भय की बियर्ड थी, बाल चुभते भी होंगे फिर भी वो नहीं रोती थी। निर्भय नूर को ऐसे किस करते हुए और प्यार से उसके चेहरे पर नाक फेरते हुए बोला, ये मेरे पास रोती क्यों नहीं है? पलक ने वैसे ही उबते हुए कहा, तुम बाप हो ना? तो वो फिर बोला, तो तुम्हारे पास क्यों रोती है? पलक ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, मैं माँ हूं, वो भी सौतेली। उसने सौतेली पर जोर दिया था और पहली बार निर्भय को हंसी आ गई। पलक हैरान रह गई। वो हल्का सा हंसा था पर पलक के लिए ये बात भी नई थी। उसने नूर को धीरे से उठाकर अपने सीने पर लेटाए हुए कहा, आपको मामा से ज्यादा पापा पसंद है? नूर बस चुपचाप उसे देखते रही, क्या ही बोलती। बोलती कहाँ थी वो। और अब जाकर वो रोने लगी तो पलक ने आकर उसके सीने से नूर को हटाते हुए कहा, भूख लगी है ना इसे? सुबह से एक बार फीड नहीं कराया, पता नहीं मेरी बच्ची इतने वक्त तक भूखी कैसे रह ली। उसने एक बार नूर का माथा चुमा और उसे ले जाकर एक तरफ बैठी और फीड करने लगी। कुछ देर बाद जब वो शांत हो चुकी थी और पूरा दिन सोते रहने के बाद आज मैडम सोने वाले भी नहीं थी, उठ चुकी थी तो बस अपने सामने कोई चेहरा चाहिए था। पलक ने उसे बेड पर लेटाया तो वो वापस रोने लगी तो पलक ने कहा, अरे अब ऐसा कैसे चलेगा? लेटना तो पड़ेगा ना, सुला तो नहीं रही मैं तुम्हें? निर्भय नूर को हाथों में ले लिया और बोला, मुझे काम नहीं है, तुम अपना काम करो। वो नूर के साथ खेलने लगा और पलक नीचे चली आई। उसे भूख लगी थी, उसने अपने हाथों से ही कुछ बनाया। जिया खाना बनाती थी पर पलक का जब मन होता था तो वो खुद बना लेती थी और उसे खुद के हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। उसने निर्भय के लिए भी खाना बनाया था। खाना लेकर ऊपर ही आए
रात तो हो ही चुके थी तो दोनों ने साथ में ही डिनर किया और यहाँ नूर उन दोनों को खाते देखकर बार बार बीच में हाथ डाल रही थी। पलक ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके बलाए लेते हुए बोली, हाय मेरी औलाद, करेले की सब्जी खानी है इसको। मैं धन्य हो गई, वरना आजकल के बच्चे ये लौकी करेला कहाँ ही खाते हैं। निर्भय ने नूर को देखा और फिर उसके गाल पर अपनी उल्टी हथेली फेरते हुए बोला, तुम्हारी माँ पागल हो गई। ये नहीं जानती कि 10 साल बाद तुम भी ऐसे ही दूसरे बच्चों की तरह इस सब्जी को खाने से चीड़ोगी। पलक ने निर्भय को घूरा और बोली, क्यों? ये तो हेल्दी सब्जियां हैं, मैं तो बनाऊंगी और इसे पहले से आदत डालूंगी कि ये सब कुछ खाए। बाद में आगे जाकर रोएगी तो मैं फिर ये नहीं चलने दूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि बेटा तुम्हें जो करना है करो। मैं तो अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें दूंगी। डांट कर देना पड़ा तो डांटूंगी भी। निर्भय ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, तुम मेरी बेटी को डांटोगी? पलक भी वैसे ही बोली, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है निर्भय नोमानी, मेरी भी बेटी है और मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी। वो चुपचाप खाने लगी और निर्भय बस उसे देखता रहा। क्या बोलना है समझ नहीं आया और आज कोई जवाब देने का दिल भी नहीं किया। वो पलक को देखता रहा और पलक ने खाना खाकर प्लेट्स उठाते हुए कहा, तुम 2 मिनट इसके पास रुको, मैं जरा ये नीचे रख कर आती हूँ। वो चली गई और निर्भय ने नूर की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? नूर ने पलक झपकाई, जैसे बाप को जवाब दिया हो। उसने उसे गोद में लिया और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, इट्स टॉप सीक्रेट। हम दोनों के अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि पापा क्या सोच रहे हैं, ओके? उसने एक बार फिर से पलकें झुकाई और निर्भय बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं सबके साथ गेम्स खेलता हूं, यहाँ मेरे साथ ही गेम हुआ है। मैं सोच रहा था कि पलक मेरा मोहरा है, मुझे कब मोहरा बना दिया इसने मुझे पता ही नहीं है। और उसकी बात सुनकर नूर एकदम से हिली, पूरा शरीर जैसे नाच उठा हो। निर्भय ने उसे देखा और बोला, मजाक उड़ा रही हो पापा का? निर्भय ने उसे घूरा और बोला, वो कहती है वो तुम्हारी सौतेली माँ है, पर तुम्हें प्यार उस पे ज्यादा आता है। और उसके मैं कहते ही वो एकदम से मुस्कुराए। निर्भय की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोला, तुमने स्माइल की? पर अब वो चुप हो चुकी थी। वो फिर से बोला, है लिटिल प्रिंसेस, स्माइल करो ना एक बार, अभी तुमने किया वैसे करो प्लीज। पर वो चुपचाप थी। निर्भय ने एक बार फिर से उससे कहा, तुम पापा से ज्यादा मम्मा से प्यार करती हो ना? और वो एक बार फिर मुस्कुराई। निर्भय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। उसने उसके सिर को चूमते हुए कहा, इस स्माइल पर तो मैं सब कुछ लौटने को तैयार हूं। और उसने प्यार से नूर के पूरे चेहरे को चूम लिया। अब वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कुराना कब सीखी निर्भय को पता नहीं था। आज उसके साथ सारी चीज नई नई हो रही थी। अपने एहसास और अपनी बेटी की मुस्कान दोनों ही उसके लिए बेहद कीमती थी, जिन दोनों ही चीजों को वो बयान नहीं कर पा रहा था। पुरानी दिल्ली, फुल गली के उस कोठे पर माहिर मकवाना उस कोठे पर बैठा था और महारानी अपने हाथ फैलाए उसके सामने। दोनों ही आमने सामने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे थे। वो झुकना चाहता था, ना वो झुकने वाली थी। और उन दोनों को ऐसे देखकर पास खड़े उस आदमी ने कहा, खतरनाक लगता है। कौन है? यहाँ क्यों आया है? उन सब में फुसफुसाहट हो रही थी। लड़कियों के तो जैसे दिल हाथ में आ रहे थे माहिर मकवाना को देखकर। माहिर मकवाना से नजर दिख जाए तो हटने का नाम नहीं ले रही थी और महारानी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ? अगर हाथ मिलाना है कि तुम निर्भय के दुश्मन हो और मैं भी, तो भूल जाओ। महारानी को अपने दुश्मन निहत्ते चाहिए, पर सिर्फ अपनी वजह से, किसी और से हाथ मिलाकर नहीं। निकल जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन माहिर ने एक इविल स्माइल के साथ कहा, और किसने कहा कि मैं तुमसे हाथ मिलने आया हूं? महारानी के चेहरे की एक्सप्रेशन जरा से बदले और माहिर ने अपने ब्लेजर की जेब से कुछ कागजात जो मोड़ हुए थे उन्हें निकालकर थोड़ा ऊपर की और बस इशारे से उनकी तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, रेपिस्ट सुभाष नायक, जिसके ऊपर 30 लड़कियों की रेप के इल्जाम है, जिसने कुछ लड़कियों को रेप करने के बाद मार दिया, कुछ अब भी लापता है। अब वो महारानी बनाकर कोठा चल रहा है। टच टच टच। अगर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कोठे की फिक्र है? अरे छोड़ो, खुद बचोगे तब तो कोठे को बचाओगे। महारानी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सन्न रह गए। वो चेहरा जो अभी गुरूर में तप रहा था वो एकदम शांत हो चुका था, ठंडा पड़ चुका था। और उसे ऐसे देखकर माहिर ने कहा, शौक लगा? अरे कहाँ, अभी तो और सुनो। इसमें लिखा है कि उन लड़कियों के माँ बाप ने कंप्लेंट की है। जीन ने कंप्लेंट की थी। उनके घर पर एक इंसान किडनैप हुआ और उन्हें ये धमकी दी गई कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो मार दिए जाएंगे। ये सब भी सुभाष नायक ने किया।
अपने भाई शिवम नायक के साथ मिलकर। नाउ टेल मी क्या किया जाए? पहुंचा दो ये पुलिस के पास? महारानी ने ठंडे चेहरे के साथ हल्की कपकपाई आवाज में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? माहिर ने बड़े आराम से कहा, निर्भय नोमखनी से दुश्मनी अलग है, उसी तक रखो। पर वो लड़की जिसे खत्म करने के लिए तुमने उसके केबिन में आज लगवाई, वो जान है मेरी। अगर उसे कुछ भी हुआ थे आई स्वेयर बर्बाद कर दूंगा। महारानी के चेहरे की एक्सप्रेशंस बदले, वो हैरानी से उसे देखती रही और फिर बोली, तुम निर्भय नोमानी की बीवी की बात कर रहे हो जो उसकी औलाद की माँ है? और माहिर ने वैसे ही गरज की आवाज के साथ कहा, ऑफ कोर्स मैं निर्भय नोमानी की बीवी की बात कर रहा हूं जो उसके बच्चे की माँ है। महारानी के चेहरे की एक्सप्रेशंस पल पल में बदल रहे थे। कभी वो हैरान होती, कभी शौक होती, कभी डरती तो कभी फिर से उसे एक सदमा लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ। माहिर पलक को अपनी जान कह रहा था, ये जानने के बावजूद कि वो किसी की बीवी है। वो हैरान थी और माहिर ने वैसे ही कहा, ये सिर्फ वार्निंग थी। आज के बाद अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पुलिस बाद में आएगी, पहले तुम्हारा मर्डर होगा और लाश कुत्तों के खाने के लिए बचेगी भी नहीं। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ वहां से जाने को हुआ कि महारानी ने एकदम से कहा, रुको। माहिर के कदम ठहरे पर वो पीछे पलटा नहीं और महारानी वैसे ही बोली, मुझे छोड़ रहे हो या मौका दे रहे हो? माहिर पलटा और वैसे ही बोला, वार्निंग दे रहा हूं और वार्निंग भी नहीं, रियल स्टेटमेंट। अगर पलक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अब वार्निंग देने नहीं आऊंगा, ना ही निर्भय की तरह कोठा जलाऊंगा, बस बर्बाद कर दूंगा। उसे ऐसे देखकर महारानी हल्का सा मुस्कुराई और फिर खड़ी होकर उसके सामने आते हुए बोली, तुम बेवकूफ नहीं लगते, तुम्हें सीधा वार करना नहीं आता, सोच समझकर जाल बिछाने वाले लगते हो। सुलह करने का क्या लोगे? माहिर के चेहरे पर एक इवेंट स्माइल आई। वो उसकी तरफ मुड़ा और अपने पेंट की जेब में दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम क्या दे सकती हो मुझे? महारानी ने वहां खड़ी सारी लड़कियों की तरफ अपने हाथ के इशारे दिखाते हुए कहा, इन कोहिनूर में से किसी को भी ले जा सकते हो। माहिर ने बिना उन सब की तरफ देखे महारानी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे झूठ न बर्दाश्त नहीं। महारानी अच्छे से समझ रही थी इसका मतलब क्या था। वो वैसे ही मुस्कुराई और बोली, तो तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारी जूठन बना सकती है पर किसी की जूठन बनी नहीं है। माहिर ने उसकी तरफ देखा और महारानी ने उसे सामने देखने का इशारा किया। उस हॉल में हर जगह जहां पर हर तरफ कांच की बॉलर्स वाली वो लड़ियां लगाई हुई थी पर्दों के नाम पर, वहीं पर एक कोने में उस मखमल के लाल बिस्तर पर वो लड़की औंधे मुंह लेटी हुई थी। सामने लगी उनका कांच की लड़ियों की वजह से अंदर का नजारा देखना थोड़ा मुश्किल था, पर फिर भी वो देखी जा सकती थी। माहिर के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। अंदर लेटी उस लड़की को इस तरफ से देखना मुश्किल था, चेहरा दिख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल आ रखे थे, सफेद रंग के कपड़े पहने उसके हाथ और पैरों में अलता लगा हुआ था। उसके हाथ पैर देखकर कोई भी बता सकता था कि वो काफी खूबसूरत होगी। गले में पहनी वो सुनहरे रंग की मोतियों की माला के साथ वो गर्दन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी का भी बस चूम लेने का दिल करे। वो ऐसे ही शायद बेहोश थी और माहिर वैसे ही बोला, कौन है ये? महारानी ने उसके पीछे पीछे वहां तक आते हुए कहा, बस एक औरत जो किसी भी मर्द को दीवाना बनाने की अदा रखती है। माहिर कुछ पल उस लड़की को चुपचाप देखता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अगले ही पल वो बोला, ये मेरे साथ जाएगी। महारानी के चेहरे पर स्माइल आ गई, जैसे उसने जंग जीत ली हो। उसने अपने दो लोगों को इशारा किया उस लड़की को उठाने का। वो उस लड़की को दोनों कंधों से पकड़कर उसे लेकर आए। उसे लाकर माहिर के सामने खड़ा किया था पर वो बेहोश थी, अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और उसकी गर्दन बार बार झुक रही थी। चेहरे पर आते बाल उसके चेहरे के आगे आ रहे थे जिस वजह से उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। पर माहिर को पता नहीं उसमें क्या पसंद आया था। उसने आंखों के इशारे से उन्हें ले जाने को कहा। उन लोगों ने ले जाकर उस लड़की को बाहर माहिर की गाड़ी में लेटा दिया। महारानी ने माहिर को देखा और वैसे ही मुस्कान के साथ बोली, अब शायद आपका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए। माहिर उसे घूरता रहा और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, फिर भी तुम पलक को छू भी नहीं सकती, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए और वहां से निकल गया। यहां दूसरी तरफ जब पलक वापस कमरे में आए तो निर्भय ने एकदम से उसे बुलाते हुए कहा, पलक जल्दी से यहां आओ। पलक को ये अजीब लगा। वो उसके पास आए तो वो नूर को दिखाते हुए बोला, अभी ये मुस्कुराई, जस्ट अभी मुस्कुराई। पलक हैरानी से अपनी बच्ची को देखा और उसका रिएक्शन भी निर्भय जैसा ही था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एकदम से अपनी बच्ची के पास आकर करीब से उसका मुस्कुराता चेहरा देखा और उसकी बलाएं लेते हुए बोली, हाय, मैं वारी जाऊं।
इस मुस्कान पर तो मैं दुनिया लुका दूं। तुम मुस्कुराना सीख गई नूर। इतनी जल्दी ग्रो करने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर स्माइल भी थी और न जाने खुशी के नाम पर उसकी आंख में कतरा आंसू भी आ गया था। ये क्यों था उसे भी नहीं पता। वो नूर के पास चली आई। उसने एक नज़र निर्भय को देखा और निर्भय ने इस पल उसकी तरफ देखा। वो दोनों अपनी बच्ची को देखने लगे और नूर अपने माँ बाप को अपने इतने करीब देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। उन दोनों को देखे जा रही थी। ये उन दोनों के लिए ना बयां कर पाने वाली खुशी थी। वो दोनों ऐसे ही उसे देख रहे थे और फिर पलक ने एकदम से अपना फोन उठाते हुए कहा, पिक्चर क्लिक करें। निर्भय नूर के पास लेटा और पलक भी, और उसने सेल्फी ली जिसमें नूर मुस्कुरा रही थी और वो दोनों उसके पास थे। पलक ने ऐसे ही कुछ और सेल्फी ली जिसमें वो दोनों नूर के आसपास लेटे हुए कभी उसे किस कर रहे थे, कभी उसे देख रहे थे, और अचानक उन दोनों की नज़र एक दूसरे पर आ गई। पलक ने अनजाने में वो फोटो भी खींच ली। ये सच में खुशी थी। पलक को लग रहा था वो खुश है क्योंकि नूर मुस्कुरा रही थी, और निर्भय खुश था क्योंकि आज उसका परिवार कंप्लीट हुआ था। उसकी बेटी शायद उसकी खुशी में खुश हो रही थी। लोगों को बीवी से औलाद मिलनी आई थी, और निर्भय नोमानी एकलौता शख्स था जिसे उसकी औलाद पहले मिली थी और अब बीवी मिल रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।